हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि ये जो केस का जो डिसीजन है वो 13 जून 2022 को ही आया है। और ये जो केस लॉ है वो डील करता है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, इसके साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है उससे रिलेटेड ये जो केस लॉ है, ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है इन दो धाराओं के अंतर्गत। इसके साथ ही इस केस लॉ के थ्रू अपन ये भी जानेंगे कि कैसे जो अपनी पत्नियां जो है अपने पति के खिलाफ या फिर उनके घर वालों के खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है सेक्शन 498A के अंतर्गत और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, उन जो झूठे केसेस पर है यहाँ पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, कैसे वो आने वाले फ्यूचर में जो है इन धाराओं के अंतर्गत जो केस दर्ज होंगे वो बहुत ही कम हो सकते हैं। क्योंकि अभी की जो करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो ये हमारे जो है इंडिया में ये कल्चर बन गया है कि घर पे छोटी मोटी लड़ाई होती है पति पत्नी के बीच में या फिर परिवार वालों के बीच में, तो पत्नियां क्या करती हैं सेक्शन 498A का यूज करके और यहाँ पर जाती हैं थाने में और उनके परिवार वालों के खिलाफ यहाँ पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है। क्योंकि ये जो सेक्शन 498 है ये डील करता है कि यहाँ पर सिर्फ पत्नियों को ही राइट दिया गया है, पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ और उनके घर वालों के खिलाफ जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकती है। लेकिन यही सिचुएशन यदि मैं बात करूं कि पति के खिलाफ यदि कोई यहाँ पर घरेलू हिंसा होती है अपनी पत्नी के द्वारा या फिर उनके परिवार वालों के द्वारा, तो वही पति जो है सेक्शन 498A के अंदर जाकर के एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है। इसी वजह से ये जो सेक्शन 498 है इसके अंतर्गत यहाँ पर वाइफ जो क्या करती है इस सेक्शन का बहुत ही ज्यादा इलीगल यूज करने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑनरेबल इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो सेक्शन 498A है इसका जो इलीगल तरीके से जैसे मिसयूज किया जा रहा है पत्नियों के द्वारा, तो यहाँ पर जो है रोकथाम करनी बहुत जरूरी है। जिसके लिए एक जो मैं अभी केस लॉ डिस्कस करने वाली हूँ उस केस लॉ के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस धाराओं के अंतर्गत अब जो है कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इन धाराओं के अंतर्गत जो है कुछ रोकथाम जारी कर दी गई है। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि इन केसेस में थोड़ी सी ये जो झूठे केसेस दर्ज करवाए जाते हैं पत्नियों के द्वारा उनमें थोड़ा सा अपन हमें आने वाले समय में हो सकता है थोड़े केसेस कम देखने को मिले। क्योंकि अभी की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अभी जो जितने जो केसेस दर्ज करवाए जाते हैं पत्नियों के द्वारा अपने पति के खिलाफ और उनके घर वालों के खिलाफ, तो उसमें से 70 to 80% जो केसेस होते हैं वो झूठे दर्ज होते हैं, या कहें कि वो गुस्से में आकर के जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करवा देती है। लेकिन कुछ समय के बाद में उन्हें रियलाइज होता है, लेकिन तब तक क्या होती है कि बात बहुत बिगड़ जाती है, तब तक बात आ जाती है ईगो पर, फिर बाद में वो केस लेना जरूरी नहीं समझती है। तो ये जो सेक्शन है 498A और इसके साथ ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो कि 2005 में आया था, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जहां पर जिनका जो है महिलाएं बहुत ज्यादा इलीगल यूज करती हैं। कई बार पत्नियां जो है उनके परिवार वालों के खिलाफ इतने बेसलेस वाले जो ग्राउंड्स हैं उन पे जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देती है कि यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट को भी यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। जो आज मैं केस लॉ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें भी हुआ यही है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि जो पत्नी है अपने परिवार वालों के खिलाफ ससुराल वालों के खिलाफ इतने गंदे एलिगेशंस कैसे लगा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस केस लॉ की और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी करी है और ये केस क्या है। तो इस केस का नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस का जो डिसीजन है वो 13 जून 2022 को ही आया है और यहाँ पर नई 4 गाइडलाइंस निकाली गई हैं सेक्शन 498A के लिए और इसके साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए। थोड़ा सा इस केस के बारे में ब्रीफिंग कर लेते हैं, थोड़े से फैक्ट्स इस केस के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हुआ ये था कि जो वाइफ थी, वाइफ ने अपने पति के खिलाफ और उसके ससुराल वालों के खिलाफ जो है 498A, इसके साथ ही जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो सेक्शन 3 और जो 4 है उसके अंतर्गत जाकर के केस रजिस्टर कर दिया कि मेरे घर वालों के जो मेरे ससुराल वालों के थ्रू है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है दहेज लाने के लिए, इसके साथ ही जो है मेरे साथ में बहुत ज्यादा मारपीट करी जा रही है। ये जाकर के उसने वाइफ ने एलिगेशंस लगा करके यहाँ पर जो है केस रजिस्टर कर दिया। इसके साथ ही वाइफ ने सबसे जो है गंदे एलिगेशन कह सकते हैं क्योंकि वो सारे जो एलिगेशंस लगाए थे वो बाद में पता चला था सब बेसलेस थे, सब झूठे थे। तो उसने क्या किया था कि अपने ससुर के खिलाफ और अपने देवर के खिलाफ सेक्शन 375 यानी कि जो बात करता है रेप की, रेप का केस जो है रजिस्टर करवा दिया
कि मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने मेरे साथ में रेप करने की कोशिश करी। इसके बाद में हुआ ये था कि केस रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था उसकी फैमिली वालों को और उसके जो है पति को। लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि महिला का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पर महिला ने यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन देने से मना कर दिया, बोला कि मैं मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाऊंगी। तो उसके बाद में ये पता चला, जब सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई, तो उससे ये पता चला कि जो महिला ने एलिगेशंस लगाए थे अपने ससुर के खिलाफ और अपने देवर के खिलाफ रेप की जो है यहाँ पर रेप का केस रजिस्टर किया था, ये झूठा रेप का केस दर्ज किया था। इसके साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि तुमने जो है यहाँ पर 498 ए के अंतर्गत जो है अपने पति के खिलाफ यहाँ पर केस रजिस्टर करवाया है कि तुम्हें यहाँ पर मारने की कोशिश करी गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का यहाँ पर तुमने चार्जेस जो है लगा दिए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का यहाँ पर जो है केस रजिस्टर करवा दिया अपने पति के खिलाफ। तो उसके जो है उसका कहना ये था कि वाइफ का कि मुझे गला घोट करके मारने की कोशिश करी गई। लेकिन जब यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए कि गला घोटने के जो एविडेंसेस होते हैं, यहाँ पर जो प्रूफ होते हैं, वो बाद में पता चले कि वो तो सिर्फ ऐसी नॉर्मली लड़ाई हुई थी जिसके खिलाफ वाइफ ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट में जाकर के सब उल्टा कर दिया। मतलब कि कोर्ट में जाकर के सब कुछ, सारे जो बयान थे वो सब कुछ उल्टे यहाँ पर बनाए बयान दे दिए और अपने परिवार वालों के खिलाफ जो भी यहाँ पे ईगो था, जो भी उसको प्रॉब्लम थी, जो भी उसकी लड़ाई झगड़े थे, तो उसने यहाँ पर जाकर के झूठे केस रजिस्टर करवा दिए। सेक्शन 375 में रेप का केस दर्ज करवा दिया। इसके साथ ही सेक्शन 498 ए के अंतर्गत जाकर के केस रजिस्टर करवा दिया और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत, जिसके बाद में यहाँ पर जो है पति की फैमिली को अरेस्ट कर दिया गया। तो इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लास्ट में ये कहा कि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक महिला जो है जब झूठे एलिगेशन लगाने पर आती है तो वो किस हद तक गिर सकती है, क्योंकि जहां पर जाकर के उसकी शादी हुई है और जहां पर वो रहने गई है, उसके बाद में अपने ससुर के खिलाफ जो कि उसके पिता के समान है, अपने देवर के खिलाफ जो कि उसके भाई के समान है, उसके खिलाफ यहाँ पर जो है जाकर के रेप के झूठे केसेस दर्ज करवाती है, तो उसकी जो परिवार वालों की जो मेंटल कंडीशन है, यहाँ पर जो है परिवार वालों की जो इज्जत है, वो पूरी की पूरी मतलब कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी उसने। तो इसके बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब महिला इतने गंदे एलिगेशंस लगा सकती है, तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट को भी ये विचार करना चाहिए कि इन सेक्शंस को जो है थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए। यहाँ पर जो पनिशमेंट दी गई है उसमें जो है सिर्फ महिलाओं के लिए ही जो है यहाँ पर राइट दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर पुरुषों के लिए भी राइट लेकर के आने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं इन 4 जो है गाइडलाइंस जो क्या निकाली गई है, कैसे यूजफुल हो सकती है। जिसमें से सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि नो अरेस्ट। नो अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो अरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 महीने का यहाँ पर पति और पत्नी को कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। 2 महीने के लिए जो है यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा पति को और पति के घर वालों को। लेकिन आप यदि लॉ के स्टूडेंट है तो आप इस चीज को बहुत ही इजीली समझ पा रहे होंगे कि हर एक चीज का अपन जो है लॉ में एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी नो अरेस्ट का भी एक्सेप्शन है कि यहाँ पर ये नहीं है कि कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 2 सिचुएशन अराइज होती है। पहली सिचुएशन, जैसा कि ये जो केस था यहाँ पर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे, तो इस केस में डेफिनेटली अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस केस को देखते हुए ये है कि 2 महीने तक पति को, उसके घर वालों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पत्नी को बिठा करके पूछा जाएगा। 2 महीने का कूलिंग पीरियड देने का यहाँ पर प्रावधान, मतलब कि यहाँ पर गाइडलाइन जारी करी गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। ये कहा कि 2 महीने तक पति और पत्नी को सोचने का जो है मौका दिया जाएगा, स्पेशली पत्नी को, कि क्या पता उसने गुस्से में आकर के डिसीजन लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि अरेस्ट एक सिचुएशन में हो सकता है कि यदि कोई महिला आ रही है, उसने केस रजिस्टर करवाया रेप का अपने पति के खिलाफ या फिर अपने ससुर के खिलाफ या फिर अपने परिवार वालों के खिलाफ, सेक्शन 498 के अंदर उसने केस दर्ज करवाया, और आप सामने महिला की कंडीशन देख सकते हैं कि महिला को यहाँ चोट लगी है, कहीं यहाँ पट्टी लगी है, या फिर उसकी जो सिचुएशन ऐसी है कि वो खड़ी नहीं रह सकती है। आप उसी सिचुएशन देख करके बता सकते हैं कि यस, डेफिनेटली उस लड़की के साथ में कुछ हुआ है। तो उस केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 2 महीने का कोई कूलिंग पीरियड नहीं दिया जाएगा। उसको जो है उसके पति को या फिर जिसके खिलाफ भी वो एलिगेशंस लगा रही है, उनको जाकर के तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो अरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसको जो है अरेस्ट किया जाएगा। मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगी जिसके अंतर्गत मैं आपको अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस डिस्कस करूंगी, जिसके अंतर्गत जो है
अरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को जारी किया गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके अंतर्गत जो है अनिश कुमार के केस को भी यहाँ पर कोट किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अनिश कुमार में जो गाइडलाइंस जारी करी गई थी उस केस में, उन गाइडलाइंस को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा जब भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें दो सिचुएशन है, अरेस्ट कब किया जाएगा और अरेस्ट कब नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, ये पहली गाइडलाइन है जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जारी करी गई है। इसके बाद में जो सेकंड गाइडलाइन है उसमें बात करी गई है कमेटी बनाना, कि एक कमेटी गठित करी जाएगी जिसके अंतर्गत जो है 4 मेंबर्स जो होंगे वो फीमेल यानी कि जो वाइफ है उसके घर वाले जो सीनियर मेंबर्स होंगे उनको लिया जाएगा। इसके साथ ही जो है हस्बैंड की फैमिली से भी 4 सीनियर मेंबर्स को लिया जाएगा जो कि उन सभी के करीबी रिश्तेदार होंगे। उन सभी के करीबी रिश्तेदार मतलब कि 4 रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनके सामने पति और पत्नी दोनों को बिठाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो केस रजिस्टर किया है वो सही में सच में एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ आपने झूठे एलिगेशंस लगाए हैं। इस कमेटी का मकसद ये है कि जो जितने केसेस हो सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट, ये जितने मतलब सुलझने की कोशिश करी जा सकती है उतने यहाँ पर ये प्रयास किए जाएंगे इस कमेटी के द्वारा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रॉन्ग और जो है झूठे दर्ज करे जाते हैं, तो इसी वजह से जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर हो सकता है कि ये कमेटी बनाने के बाद में वो अपने जो है गुस्से को थोड़ा 10 दिन के बाद में शांत होने के बाद में कुछ अपनी बातों को ध्यान से रख पाए, कुछ सोच समझ के यहाँ पर बातों को प्रकट कर पाए, जिसके बाद में वो कमेटी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जैसा कि सीनियर जो मेंबर्स यहाँ पर बैठेंगे वो सभी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या वाइफ क्या चाहती है, हस्बैंड क्या चाहता है, वाइफ के बिहेवियर को देख करके एक रिपोर्ट तैयार होगी कि क्या सच में वो झूठ बोल रही है या फिर गलत बोल रही है, या फिर हो सकता है सच भी बोल रही हो। इसके साथ ही जो है थर्ड जो गाइडलाइन है वो ये है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी यानी कि FWC की कमेटी, मतलब फैमिली वेलफेयर की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो मेंबर होंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी में वो एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो है लॉ के थोड़े बहुत जो है जानकार होने चाहिए, या फिर लॉ का स्टूडेंट हो सकता है, या फिर एडवोकेट हो सकता है, या फिर किसी जज की वाइफ भी हो सकती है इस फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंतर्गत। ये फैमिली वेलफेयर कमेटी भी उन हस्बैंड और वाइफ से बात करेगी कि ये जो एलिगेशंस लगाए हैं वो झूठे हैं या सच हैं, वो पूरे उस केस की जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जांच पड़ताल करेंगी इस 2 महीनों के दौरान, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था कूलिंग पीरियड है। ये जो भी प्रोसेस होगी कमेटी बनाने की, फैमिली वेलफेयर जो कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट के अंतर्गत सारी चीजें लिखी जाएगी, फिर वो रिपोर्ट क्या करी जाएगी, पुलिस को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत फैमिली वेलफेयर जो कमेटी यहाँ पर रिपोर्ट बनाएगी उसके रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर जो ये कमेटी बनाई गई है 4 सीनियर मेंबर्स की, जो हस्बैंड और वाइफ के थ्रू जो है उनकी फैमिलीज में से यहाँ पर मेंबर्स को मिलाकर के जो कमेटी बनाई है, इसकी भी रिपोर्ट इस फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अंतर्गत जो है पूरी मेंशन करी जाएगी, फिर उस रिपोर्ट को मिलाकर के यहाँ पर पुलिस को भेजा जाएगा। तो ये जो कमेटी बनाना, कमेटी के अंतर्गत जो है पूरी जांच पड़ताल करना, ये कौन से ड्यूरेशन में होगा, ये जो ड्यूरेशन है ये 2 महीने के इसी कूलिंग पीरियड के दौरान होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कूलिंग पीरियड का यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि 2 महीने के अंदर हो सकता है गुस्सा शांत हो जाए, हो सकता है मामला बाद में कुछ और ही निकल करके आए। तो इसी वजह से यहाँ पर कूलिंग पीरियड का जो प्रोविजन दिया गया है, कूलिंग पीरियड के अंतर्गत यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी इसी तरीके से। तो ये जो फैमिली वेलफेयर कमेटी रहेगी वो भी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और वो जो रिपोर्ट रहेगी उसके अंतर्गत सारी डिटेल्स को मेंशन किया जाएगा कि पत्नी का यहाँ पर बिहेवियर क्या रहा, पत्नी ने यहाँ पर झूठे एलिगेशन लगाए हैं या फिर सच एलिगेशन लगाए हैं अपने पति के खिलाफ या फिर अपने घर वालों के खिलाफ। फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट भेजी जाएगी पुलिस को। अब बात आती है फोर्थ और लास्ट गाइडलाइन की। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है। क्योंकि जब यहाँ पर रिपोर्ट जो तैयार करके पुलिस को भेजी जाएगी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जो कि उस मामले की जांच करेगा, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए उसको भी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देना यहाँ पर कंपलसरी है, ताकि वो ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, सेक्शन 498A के जो केसेस होते हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए, उनमें केस कब अरेस्ट करना चाहिए, कब अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सभी प्रोविजंस को उन सभी को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान जो है सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चौथी गाइडलाइन है वो बात करती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, इसमें यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
तो आज मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, जो कि 2022 में आया है। इस केस के अंतर्गत 4 गाइडलाइन निकाली गई है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके अंतर्गत सबसे पहली गाइडलाइन थी कि कभी जो है तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा, 2 महीने का उनको कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। सेकेंड गाइडलाइन जो है डील करती है वो कमिटी से। थर्ड गाइडलाइन भी जो है वो डील करती है वो फैमिली वेलफेयर कमिटी से। फैमिली वेलफेयर कमेटी भी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, वो रिपोर्ट भेजी जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा इस केस का उसको भी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।